हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री का ये दूसरा क्लास है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्लास में आप सभी लोगों का पहले ले चुका हूँ, तो वीडियो आप सभी लोग पहला नहीं देखे होंगे तो जरूर से देख लीजिएगा। ये क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सोल्यूशन का दूसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो विलयन होता है, विलयन हमारे सबसे पहले विलायक के आधार पर, जो विलायक के आधार पर होता है विलयन के प्रकार। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। विलायक के आधार पर जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। अब बात करें ठोस विलयन की, द्रव विलयन की और गैस विलयन की, तो इसका मैं अभी डिटेल में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आप सभी लोग फ्लो चार्ट देख लीजिए, किस प्रकार से इसके प्रकार कितने भागों में विभाजित किए गए हैं। और देखिए विलयन के जो प्रकार है, विलय के मात्रा के आधार पर जो विलयन के प्रकार है, देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं विलयन के। विलय की मात्रा के आधार पर संतृप्त विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन होता है। तो ये 3 प्रकार होते हैं हमारे विलय की मात्रा के आधार पर। बात करें विलायक की मात्रा के आधार पर, तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं हमारा, सांद्र विलयन और तनु विलयन। ठीक, तो ये हमारा विलायक की मात्रा के आधार पर होता है विलयन के प्रकार। अब देखिए बात करें इसकी, 2 विलयनों में विलय के सांद्रता के आधार पर, यानी कि अगर 2 विलयन रहेगा तो उसमें विलय के सांद्रता के आधार पर, सांद्रता शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सांद्रता के आधार पर देखिए कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, सम परासारी, अति परासारी और अल्प परासारी। तो एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने देखिए इसके टॉपिक की ओर। कौन से टॉपिक? विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। जो विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं कि ठोस विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है और गैस विलयन क्या होता है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं विलयन के प्रकार विलायक के आधार पर। तो देखिए विलायक के आधार पर सबसे पहले हम लोग विलयन के प्रकार की बात करेंगे। विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर, ठीक, विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए देखिए, विलायक के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो सबसे पहले ठोस विलयन की बात करेंगे हम लोग। ठोस विलयन क्या होता है? चलिए देखिए ठोस विलयन क्या होता है दोस्तों। ठोस विलयन क्या होता है? देखिए जो ठोस विलयन होता है हमारा, ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होता है हमारा वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। जो हमारा विलायक होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस विलयन बोलते हैं। चलिए ये लिखते हैं, वे विलयन या ऐसा विलयन, वे विलयन, वे विलयन जिसमें जो विलायक होता है, ठीक है, वे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस विलयन। उसे ठोस विलयन कहते हैं, उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, वे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है? विलेय है। ये हमारा विलायक, और यहाँ पर उदाहरण, समझिएगा बारीकी से। ठीक, अब देखिए विलेय, यहाँ पर क्या लिखा है? वे विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जो विलायक होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि विलायक हमेशा ठोस रहेगा।
ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस, चाहे वो किसी अवस्था में हो। विलय किसी अवस्था में हो लेकिन विलायक हमेशा ठोस रहना चाहिए, ठोस विलयन में। देखिए सबसे पहले हम लोग ठोस का ठोस में हम लोग करेंगे। ठीक, ठोस का ठोस में, देखिए कोई ठोस धातु रहेगा, जैसे ठोस पदार्थ का ठोस पदार्थ में मिश्रण होगा तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मिश्र धातु, इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ठोस का हम लोग ठोस में मिश्रण करेंगे तो मिश्र धातु बन जाएगा, और यही उसका उदाहरण है ठोस विलयन का। ठीक, ठोस का ठोस में, ये हमारा क्या है, मिश्र धातु, उदाहरण में हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं द्रव का ठोस में। देखिए द्रव, द्रव का ठोस में, तो दोस्तों जो द्रव होता है, द्रव माने जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अमल गम ले सकते हैं। ठीक है, अमल गम ले सकते हैं, जैसे सोडियम का अमल गम ले सकते हैं, और जिंक का कोई धातु जैसे रहेगा। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए हम लोग जिंक का या सोडियम का अमल गम ले लेते हैं, उदाहरण में अभी इसको समझा रहा हूँ। जैसे सोडियम का अमलगम, अमलगम, देखिए अमलगम क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए समझिए, जो अमलगम होता है, एच जी को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, और हिंदी नाम क्या होता है, पारा होता है। इसके साथ किसी धातु का जब हम लोग इसके साथ किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जो मरकरी है इसके साथ किसी धातु का अभिक्रिया कराते हैं, तो यही हमारा क्या बन जाता है, अमलगम, और जिस धातु के साथ कराते हैं उसका अमलगम बन जाता है। जैसे सोडियम के साथ कराएंगे तो सोडियम का अमलगम। यहाँ पर मैं धातु लिख दे रहा हूँ, आप लोग किसी भी धातु के साथ करा सकते हैं, और इसे नोट कर लीजिएगा। धातु में जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कोई भी धातु आप सभी लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सोडियम का अमलगम इसका उदाहरण हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमारा गैस का ठोस में, क्योंकि तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। गैस का ठोस में, देखिए गैस का ठोस में क्या उदाहरण बन सकता है दोस्तों, गैस का ठोस में ये उदाहरण बन सकता है, जैसे हम लोग कोई ठोस पदार्थ है उसका गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा कौन सा विलयन कहलाएगा, ठोस विलयन। किस अवस्था में, गैस का ठोस अवस्था में। ठीक है, और जिसमें विलायक क्या रहेगा, हमारा ठोस रहेगा। तो उदाहरण देखिए समझिए, पैलेडियम, पैलेडियम का एक ठोस पदार्थ है पैलेडियम। ठीक है, H2 गैस के साथ अधिशोषण, अधिशोषण, दोस्तों जब पैलेडियम धातु के साथ जब हाइड्रोजन गैस का जब रिएक्शन होगा, अधिशोषण होगा, तो ये किसका उदाहरण होगा, हमारा गैस का ठोस में। ठीक है, गैस का ठोस में, जिस यहाँ पर ये जो ठोस विलयन है इसमें ठोस हमेशा विलायक होता है। ठीक है, जो विलायक होता है हमेशा ठोस होता है, और हमारा विलय की अवस्था बदलती रहती है, ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, और गैस का ठोस में। इसी प्रकार हमारा द्रव विलयन है, जिसमें जो द्रव रहता है हमेशा विलायक रहता है, और गैस विलयन है जिसमें हमारा जो गैस होता है वो हमेशा विलायक होता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब द्रव विलयन की ओर, और जानते हैं कि द्रव विलयन क्या होता है। तो देखिए द्रव विलयन भी इसी प्रकार होता है, ठोस विलयन की तरह इसका परिभाषा एज इट इज है, एकदम सेम है। बस देखिए क्या करना है द्रव विलयन में, ये देखिए वे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। मैं आप सभी लोगों को पहले भी बताया था कुछ देर पहले कि जो द्रव विलयन होगा तो जो विलायक होगा वो द्रव होगा, गैस विलयन होगा तो विलायक द्रव होगा, ठोस विलयन होगा तो विलायक गैस ठोस होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब में होगा। देखिए वे विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। इसीलिए मैं ये परिभाषा को रिमूव नहीं किया हूँ, मिटाया नहीं हूँ। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं इसके उदाहरण की ओर। जैसे हम लोग देखिए विलय और विलायक,
तो हम लोग विलायक में हमेशा लेंगे द्रव। ठीक, द्रव। द्रव। और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे सबसे पहले, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में यानी लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको पता है तीनों अवस्था। तो देखिए ठोस का द्रव में, ठीक है, ठोस का द्रव में इसका उदाहरण क्या बन सकता है। ठोस का हम लोग द्रव में मिलाएंगे, जैसे हमारा नमक हो गया NaCl, नमक का जल में जो विलयन होता है, ये हमारा ठोस का द्रव में गैस विलयन, सॉरी, द्रव विलयन होता है, नमक का जल में विलयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नमक है वो ठोस अवस्था में होता है और जो जल है वो द्रव अवस्था में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर इसलिए ठोस यहाँ पर नमक है और द्रव यहाँ पर क्या है, जल है। तो यही इसका उदाहरण बनेगा कि नमक का जल में विलयन क्या कहलाता है, हमारा द्रव विलयन कहलाता है। किस अवस्था में, जब विलय ठोस हो और विलायक द्रव हो। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़िए और देखिए द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में आप सोचिए, आप सभी लोग सबसे पहले द्रव का द्रव में क्या हो सकता है। अल्कोहल का नाम सुने हैं। ठीक है, अल्कोहल को लोग किसमें मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं ना। तो यही तो है भैया हमारा द्रव विलयन का द्रव में उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए द्रव का द्रव में अल्कोहल का जल में विलयन क्या कहलाता है, हमारा द्रव का द्रव में। ठीक, हमारा क्या है, द्रव विलयन है। अल्कोहल का जल में विलयन। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को। देखिए गैस का द्रव में विलय, गैस का द्रव में जब विलयन होगा तो ये भी हमारा द्रव विलयन कहलाता है। लेकिन आप सभी लोग इसका उदाहरण सोचिए, उदाहरण सोचिए क्या होगा उदाहरण, उदाहरण सोचिए। तो देखिए उदाहरण जो होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जल में हम लोग ऑक्सीजन गैस को जब घोल देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्रव में जब हम लोग क्या घोलेंगे, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मानी द्रव हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस हमारा गैस अवस्था में होता है। ठीक है, तो यही हमारा द्रव विलयन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जल में घुली O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो इतना आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने गैस विलयन की ओर और समझते हैं कि गैस विलयन क्या होता है। तो चलिए आइए उसी लिए हम लोग समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं गैस विलयन की ओर और समझते हैं कि गैस विलयन क्या होता है। तो देखिए जो गैस विलयन, जो गैस सॉल्यूशन होता है, ये हमारा क्या होता है, गैस विलयन, गैस सॉल्यूशन। ठीक, वे विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है भैया। कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस अवस्था में होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, गैस विलयन बोल देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा, आपको याद भी हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैं परिभाषा बता रहा हूँ तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। अब बढ़ते हैं उदाहरण की ओर, क्योंकि ये दोस्तों जो उदाहरण है इसके, जो इसके उदाहरण है ठोस विलयन के, द्रव विलयन के और गैस विलयन के, ये आपके MCQ में पिछले बहुत सारे सेटों में पूछा गया था, यूपी बोर्ड के एग्जाम में और अदर बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, एक दो आपके MCQ में फंस सकते हैं। ठीक, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। देखिए विलय विलायक उदाहरण, तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पहले बताया हूँ, परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है कि वे विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में पाया जाता है उसे गैस विलयन कहते हैं। तो गैस अवस्था में क्या पाया जा रहा है, हमारा विलायक। तो यहाँ पर विलायक में हम लोग गैस लिख देंगे सबसे पहले। ठीक, अब देखिए ठोस का गैस में
द्रव का गैस में, गैस का गैस में, तो ठोस का द्रव में, सॉरी, ठोस का गैस में क्या उदाहरण हो सकता है दोस्तों, सोचिए। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें धूल उड़ते हैं। धूल जो होते हैं, धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं भाई? ठोस अवस्था में ही तो होते हैं। और जब हवा चलता है तो ये जो धूल होते हैं, जो धूल के छोटे छोटे कण होते हैं, वो वायु में ही तो मिलते हैं, मिलते हैं ना, वायु में ही मिलते हैं। देखिए, आप लोग अगर सोचेंगे तो इसका उदाहरण आप लोग अपने से ही बना सकते हैं कि ठोस का गैस में क्या उदाहरण हो सकता है। तो देखिए, वायु में धूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं, कण का मिलना, ये हमारा गैस विलयन का उदाहरण है, जब विलेय ठोस अवस्था में और विलायक गैस अवस्था में। और ठीक है, अब बढ़ते हैं द्रव का गैस में। ये भी आप लोग सोच सकते हैं अपने माइंड से। देखिए, क्या होता है, जो द्रव अवस्था होता है वो किसमें घुलना चाहिए? हमारा जो द्रव है वो गैस में घुलना चाहिए। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है, आप लोग क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, जो द्रव होता है, जैसे आप सभी लोग सुने होंगे, जैसे समुद्र है कोई, ठीक है, समुद्र में क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश समुद्र पे जब पड़ती है तो वहां पर जलवाष्प बनता है। और जो जलवाष्प होता है वो वायु के फॉर्म, मतलब कि जलवाष्प पूरा जलवाष्प के रूप में होकर, जलवाष्प जो होता है वो जलवाष्प के रूप में बनकर जो हवा में मिल जाता है, ठीक, हवा में मिल जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? गैस विलयन बोलते हैं, ठीक। देखिए, जलवाष्प का वायु में मिश्रण या मिलना, ये क्या कहलाता है? गैस विलयन कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं गैस का गैस में। अब गैस का गैस में कोई भी, जैसे हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया, ये हमारा गैस का गैस में मिश्रण हो गया, सिंपल। गैस का मिश्रण, ठीक। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठोस, गैस और द्रव, ठोस द्रव गैस, ठीक है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठोस विलयन में क्या होता है? देखिए, जो ठोस विलयन क्या होता है, वे विलयन जिसमें जो विलायक होता है वो ठोस अवस्था में होता है। इसी तरह हम लोग गैस विलयन के बारे में जानते हैं, वे विलयन जिसमें जो विलायक होता है वो गैस अवस्था में होता है। और जो हमारा द्रव होता है वो किस अवस्था में होता है? विलायक उसमें द्रव अवस्था में होता है। तो ये सिंपल सा परिभाषा है, सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और इसका उदाहरण भी मैं आप सभी लोगों को बहुत ही आसान, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, यही था हमारा विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं विलेय के मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। तो चलिए अब विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार को देखते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। देखिए, विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, विलयन के प्रकार, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। संतृप्त विलयन होता है हमारा, असंतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन होता है। तो ये तीन विलयन होते हैं हमारे, इसके प्रकार किसके आधार पर? विलेय की मात्रा के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संतृप्त विलयन पर। संतृप्त विलयन, अब संतृप्त का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए ना
कि संतृप्त होता क्या है। तो जैसे मैं आप सभी लोगों को एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जैसे आप सभी लोग को भूख लगा है, ठीक है? और आप सभी लोग को मतलब आपके जितना आपको मतलब खाना रहेगा उतना आप सभी लोगों को खाना दे दिया जाएगा, भोजन आप सभी लोग कर लेंगे। तो जब आप सभी लोग भोजन कर लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से संतृप्त हो जाएंगे, ठीक है? संतृप्त होने का मतलब ये है कि आपको जितने भोजन की आवश्यकता थी आपको उतनी मिल गई है, तो आप पूरी तरह से संतृप्त हो गए, ठीक है? तो उसके बाद अगर आप सभी लोगों को कह दिया जाए कि और खाइए, तो आप सभी लोग नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जो खाना है हमारा पहले यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके बाद अगर और खाएंगे तो कहाँ जाएगा भैया, शरीर से बाहर, मुंह से बाहर तो नहीं निकलेगा ना। तो यही है हमारा संतृप्त विलयन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक आवश्यक मात्रा होता है इसका निश्चित ताप पर, जिसमें विलय की मात्रा घुलती है। देखिए परिभाषा क्या होगी, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर विलय की आवश्यक मात्रा घुले या घुलती हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा परिभाषा। अब उदाहरण पे चलते हैं और जानते हैं उदाहरण। तो उदाहरण मैं आप सभी लोगों को पहले ही बताया था। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण, ये आप सभी लोग इसमें लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम में आया तो। देखिए उदाहरण में आप सभी लोग क्या लिखेंगे, जैसे हमारा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, हमारा 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम लोग क्या करेंगे, 100 ml वाटर लेंगे, यानी पानी, ठीक। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने 100 ml पानी ले लिया। अब देखिए 100 ml पानी को जब हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, ये एक निश्चित ताप है। यहाँ पर परिभाषा में देखिए साफ साफ लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, तो ये निश्चित ताप है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें हमें 100 ml वाटर को क्या करना है, गर्म करना है, ठीक है। 100 ml वाटर को जब 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखेंगे तो उसमें देखिए कितनी ग्राम या कितने ग्राम जैसे नमक है हमारा, नमक को हम लोग जब इसमें पानी में डालेंगे तो कितना घुल सकता है, मैक्सिमम कितना ग्राम घुल सकता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये फिक्स किया गया है कि इसमें 36 ग्राम की मात्रा नमक की घुल सकती है, ठीक है। 20 ग्राम नहीं घुल, जैसे हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ml वाटर लेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा 36 ग्राम घुल सकती है। 36 ग्राम से अगर आप सभी लोग 1 ग्राम या 2 ग्राम भी ज्यादा डालेंगे तो इसके बाद नहीं घुलेगा। तो यही है हमारा संतृप्त विलयन, ठीक है। तो यही है हमारा संतृप्त विलयन। देखिए 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ml पानी में 36 ग्राम NaCl नमक, साधारण नमक घुल सकता है। इससे ज्यादा अगर आप सभी लोग डालेंगे, यानी कि 36 ग्राम में जैसे 40 ग्राम डाल दें या फिर आप सभी लोग 50 ग्राम डाल दें, तो ये 36 ग्राम से ज्यादा घुलेगा नहीं इसमें। कैसे, अगर इस घुलना होगा तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन करना होगा, ठीक। जो टेम्परेचर है हमारा, जो तापमान है उसमें परिवर्तन करना होगा, तभी जाके आपका क्या होगा, ये जो नमक है वो घुलेगा। जितना अधिक टेम्परेचर रहेगा उतना अधिक क्या होगा, हमारा नमक घुल जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा संतृप्त विलयन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब असंतृप्त विलयन की ओर। संतृप्त विलयन को देखते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं।
देखिए असंतृप्त विलयन, ठीक है, असंतृप्त विलयन ये क्या होता है, ये भी एकदम सेम होता है संतृप्त विलयन। लेकिन क्या होता है यहाँ पर देखिए, जो संतृप्त विलयन होता है उसमें निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा को और घोला नहीं जा सकता है। लेकिन जो असंतृप्त होता है उसमें क्या होता है कि जो विलयन में जो विलेय होता है वो विलेय की मात्रा को और घोला जा सकता है। यही होता है हमारा असंतृप्त विलयन, ठीक है। जैसे आप सभी लोग, जैसे मैं भोजन वाला आप सभी लोगों को बताया तो आपको भूख लगा होगा, तो आपको जैसे चार रोटी की जरूरत है, 4 रोटी खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा। लेकिन आपको 2 रोटी मिलेगा तो ठीक है, तो खाएंगे तो आप सभी लोग असंतृप्त ही रहेंगे। जब तक आप 4 रोटी नहीं खाएंगे तब से आप पूरी तरह से संतृप्त नहीं होंगे। तो यही है हमारा इस चीज का उदाहरण असंतृप्त विलयन का। देखिए असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर एक विलेय की और मात्रा को उस विलयन में घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए जैसे वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस वाला, तो आपको इजी होगा समझने में। 20 डिग्री टेम्परेचर पर देखिए क्या होगा, 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ml जल में आपको पता है कितना ग्राम घुलेगा, 36 ग्राम घुलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये असंतृप्त विलयन है, इसलिए इसका थोड़ा सा हम लोग अलग कर देंगे। पर उदाहरण देखिए 10 ग्राम घुला है, ठीक है, 100 ml जल में 10 ग्राम क्या घुला है, NaCl घुला है, NaCl, ठीक, NaCl घुला है। तो इसमें 26 ग्राम NaCl और घुल सकता है, और घुल सकता है। कैसे घुल सकता है, तो सिंपल सा ये है कि 36 ग्राम इसमें घुलता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ml में। जो नमक है वो मैक्सिमम 36 ग्राम घुलेगा, ठीक। तो 36 ग्राम अगर पूरा घुलेगा तो ये हमारा संतृप्त विलयन रहेगा। लेकिन यहाँ पर असंतृप्त है, असंतृप्त में देखिए 100 ml में खाली ओनली 10 ml, सॉरी 10 ग्राम क्या NaCl को घोला गया है। तो इसमें और भी नमक घुल सकता है, NaCl घुल सकता है। कितना ग्राम घुल सकता है, 26 ग्राम, 26 ग्राम घुल सकता है। और तो यही था हमारा असंतृप्त विलयन। अब चलिए बढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन की ओर। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अति संतृप्त विलयन की ओर। देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर विलेय की किसी निश्चित ताप पर विलेय की मात्रा
संतृप्त स्तर से भी, संतृप्त स्तर मतलब संतृप्त से भी ज्यादा अधिक होती है, अर्थात इसमें संतृप्त होने के बाद भी और विलेय की मात्रा घुल सकती है, इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कहते हैं। देखिए ये है इसका परिभाषा। क्या है परिभाषा? इसमें क्या होता है, जो संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन में एक उसकी सीमा होती है कि उसमें इतना ही विलयन, जो विलेय की मात्रा होती है वो घुल सकती है। लेकिन अति संतृप्त में क्या होता है, इसमें संतृप्त होने के बाद भी इसमें और ज्यादा विलेय की मात्रा घुल सकती है। उदाहरण में समझिए, जैसे जैसे देखिए, चीनी को पानी में डालकर गर्म करने पर चाशनी बन जाती है। ठीक है, चीनी को पानी में डालकर गर्म करने पर और फिर इसमें और ज्यादा चीनी, मतलब कि एक निश्चित मात्रा में हमने चीनी डाल दिया, मतलब चीनी ये हमारा क्या है, विलेय है। और चीनी को जब हमने पानी में डाला तो चीनी घुल गया पानी में, लेकिन हमने क्या किया कि पानी में और ज्यादा चीनी डाल दिया, तो क्या होगा कि देखिए, डालकर गर्म करने पर फिर उसमें और चीनी डालने पर और चीनी डालने फिर ठंडा होने पर भी विलेय की मात्रा उसमें क्या होती है, घुली रहती है। घुली रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चीनी को पानी में डालकर गर्म करने पर फिर उसमें और ज्यादा चीनी डालने पर भी, ठंडा होने पर भी क्या होता है, विलेय की मात्रा जो होती है वो घुली रहती है, घुली रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग चीनी के जो चाशनी होती है, ठीक है, जो चाशनी होती है, जो सिरका होती है, ये सब क्या होता है, हमारा अति संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है, हमारा अति संतृप्त विलयन होता है। तो इस प्रकार से अति संतृप्त विलयन को परिभाषित करते हैं हम लोग, और इसका उदाहरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार के बारे में। तो चलिए आइए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखिए, विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार, चलिए आइए समझ लेते हैं इसे। देखिए, विलायक के आधार पर विलयन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा तनु विलयन और दूसरा होता है हमारा सांद्र विलयन। तो सबसे पहले हम लोग तनु विलयन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, जो तनु विलयन होता है वो क्या होता है, जो तनु विलयन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो तनु विलयन होता है इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो विलायक की अपेक्षा बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे हम लोग एक गिलास वाटर ले लें या 2 गिलास वाटर ले लें,
जैसे 200 ml वाटर ले लिए हम लोग और उसमें 1 चम्मच हम लोग क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। तो ये क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, तनु विलयन होगा। और वहीं बात करें जैसे वही बात करें अगर सांद्र विलयन की, तो 200 ml क्या 200 ml विलायक में अगर हमने जैसे 200 ml पानी है तो पानी में जैसे 4-5 चम्मच हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका जो घोल होगा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और यही हमारा क्या बन जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। इसमें जो विलायक की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है, मतलब जो विलेय की मात्रा होती है वो इसमें ज्यादा होता है और जो तनु विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होता है विलायक की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए आइए परिभाषा से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तनु विलयन में वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा या विलायक से बहुत कम होता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, तनु विलयन कहते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए, देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा, वही मैं आप सभी लोगों को जो बताया था। उदाहरण में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे 100 ml जल में 1 चम्मच चीनी, ठीक है, 1 चम्मच चीनी। अब 100 ml जल में या 200 ml जल में 1 चम्मच हम लोग चीनी डालेंगे तो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, हल्का फुल्का मीठा होगा बस। लेकिन अगर वही हम लोग 5 चम्मच 6 चम्मच डाल दें तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा और बहुत ज्यादा उसका घोल जो क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा सांद्र विलयन। तो आइए सांद्र विलयन को भी हम लोग परिभाषा से समझ लेते हैं। देखिए सांद्र विलयन, सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंपल सा उदाहरण आइए, इसका मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ और यहाँ पर भी लिख कर बता दे रहा हूँ। 100 ml जल में, आप लोग इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग 100 ml क्या लीजिएगा, जल लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा और उसके बाद घोल कर देखिएगा। और इसके बाद यहाँ पर ये सांद्र के चेक करने के लिए, सांद्र विलयन को चेक करने के लिए क्या करिएगा, 100 ml जल में 5
चम्मच चीनी, ठीक, डाल दीजिएगा और डालकर चेक करिएगा कि विलयन गाढ़ा हुआ कि नहीं। गाढ़ा होने का मतलब सांद्र है। सांद्र होने का मतलब यह है कि उसमें विलय की मात्रा अधिक है। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा सांद्र विलयन। तो आई होप कि आपको विलायक के आधार पर विलयन के प्रकार अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और विलयन के कुछ और प्रकार को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब दो विलयनों में से विलय की सांद्रता के आधार पर क्या विलयन के प्रकार। तो देखिए इसमें तीन होते हैं। सबसे पहले समपरासारी, फिर अति परासारी और अल्प परासारी। तो देखिए पहला हमें पढ़ना है समपरासारी विलयन। देखिए समपरासारी विलयन क्या होता है, आइए परिभाषा से समझते हैं। जैसे दो विलयन है हमारा, दो विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। जब दो विलयनों का परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा समपरासारी विलयन हो गया। अब इसका उदाहरण आइए समझते हैं, इसका एग्जाम्पल आइए समझते हैं। ठीक, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए जैसे देखिए दोस्तों, डॉक्टर जो हम लोग को ड्रिप लगाता है, ड्रिप का मतलब जब हमें पानी चढ़ता है तो हाथ में ड्रिप लगता है, तो जो ड्रिप होता है उसके अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर जो दवा होती है जिससे पानी चढ़ाया जाता है, ड्रिप लगा होता है, उसमें 0.9% का NaCl का घोल होता है, यानी नमक का घोल होता है। जो क्या होता है हमारे शरीर के लिए, क्या होता है, जो हमारा खून होता है, जो हमारा खून का पराशर दाब होता है, समपरासारी होता है। ठीक है, मतलब कि वो जो खून होता है वो, सॉरी, जो खून हम लोग का है, और ये जो ड्रिप लगा होता है और जो ड्रिप से पानी चढ़ता है हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसका और हमारे खून का पराशर दाब बिल्कुल समान होता है। तो इसलिए इस प्रकार हम इससे क्या कह सकते हैं, परासार समपरासारी विलयन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है समपरासारी विलयन का उदाहरण। और ये जो चढ़ता है पानी हम लोग को, ये हमारी कोशिकाओं को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाती है। जो हमारे सेल्स होते हैं शरीर के अंदर, उसको बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाती हैं, बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाती हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो न तो सिकुड़ती हैं और ना ही फैलती हैं, यानी कि उससे कोई भी आ, हानि नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा खून का पराशर दाब है और जो जो ड्रिप में जो NaCl का 0.9% NaCl का जो घोल है वो बराबर हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन। तो ठीक है, उदाहरण आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ। तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं अगले, यानी अति परासारी विलयन की ओर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो और विलयन, यानी कि अति परासारी विलयन और अल्प परासारी विलयन। तो दूसरा है इसमें अति परासारी विलयन, अति परासारी विलयन। इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, इसमें जब दो विलयनों में से किसी एक विलयन का
परासरण दाब अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, अति परासारी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, अति परासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग लिख लीजिएगा उदाहरण में अपने कॉपी में। तो देखिए जैसे, तो देखिए दोस्तों, जैसे चीनी आप लोग जानते होंगे, चीनी का गाढ़ा घोल, जैसे चीनी का सिरका वगैरह हो गया, चीनी का चाशनी हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, अंगूर को या किशमिश को डाल देंगे। ठीक है, अंगूर या किशमिश को उसमें डाल देंगे और उसको कुछ समय बाद यानी कि 4 से 5 घंटे बाद देखेंगे तो क्या होगा, जो अंगूर होगा या फिर जो किशमिश होगा वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा और बहुत ज्यादा सिकुड़ने का मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही होता है सिकुड़ना। तो सिकुड़ जाएगा, किशमिश या अंगूर को रखेंगे चीनी के गाढ़े घोल में। ठीक है, तो यही हो गया हमारा किसका उदाहरण, अति परासारी विलयन का। देखिए बात करते हैं अब अल्प परासारी विलयन की। तो अल्प परासारी विलयन क्या होता है दोस्तों, बस एक सेकेंड। अल्प परासारी विलयन क्या होता है, अल्प परासारी विलयन क्या होता है दोस्तों। देखिए अल्प परासारी विलयन, देखिए जो होता है, जब दो विलयनों में से, जब दो विलयनों में से किसी एक विलयन का परासरण दाब कम होता है तो उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। ठीक, उदाहरण, उदाहरण मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पानी जैसे हो गया, पानी में आप सभी लोग क्या करते हैं, चीनी को, सॉरी, पानी में जैसे आप सभी लोग चने को या फिर किशमिश को डाल दीजिए और 4 से 5 घंटे बाद उसको देखिए क्या होगा। जब आप सभी लोग चीनी, चने को और किशमिश को पानी में डालते हैं और उसे कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, आप सब लोगों को पता होगा। क्या होगा भाई, कमेंट में बताइएगा कि चीनी, सॉरी, चने को या फिर किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। अरे भैया फूल जाता है और क्या होता है। जब आप सभी लोग किशमिश को या चने को पानी में डालते हैं तो वो पानी में क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूलने का मतलब क्या होता है, वो अल्प परासारी विलयन का उदाहरण बन जाता है। तो यही है दोस्तों हमारा अल्प परासारी विलयन का उदाहरण। उसमें क्या होता है, अर्ध अर्ध पारगम में झिल्ली द्वारा क्या होता है, प्रेशर लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया हमारा क्या होता है, परासरण दाब होता है। और परासरण दाब जब आप सभी लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म में तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को परासरण दाब अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ये परासरण दाब वाले अणुसंख्यक गुणधर्म जब आप सभी लोग पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा टॉपिक क्या, परासरण दाब। तो यहाँ पर ये जो परासरण दाब है ये आपको वहां पर अच्छे से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा होगा तो हमारे वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे मेहनत के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही चाहता हूँ मैं आपसे
कि बस आप सभी लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़े रहें, ताकि मैं आप सभी लोगों के साथ मिलकर क्लास 12th एंड क्लास 10th की यूपी बोर्ड का पूरी तैयारी मैं आप सभी लोगों के साथ कर रहा सकूं। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर से भेजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए, कलरफुल नोट्स चाहिए, तो आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स लेने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग वहां से जल्दी से जाइए और फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स और नोट्स वगैरह सभी चीजें आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो बस यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।